नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक जो चल रहा था शब्द विचार, जिसमें हम शब्द की परिभाषा, शब्द भंडार और साथ ही शब्दों का वर्गीकरण यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं उसे हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमने काफी सारे तरह के शब्द पढ़ लिए थे। जैसे हमने पढ़े अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हमने एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि हमने पढ़े। उसके बाद हमने उत्पत्ति के आधार पर, तकनीक के आधार पर और रचना के आधार पर शब्दों को पढ़ा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शब्दों को एक अलग तरीके से और पढ़ा, जो था व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो जिसमें हमने व्याकरणिक विवेचन के आधार पर आपको एक पूरा टॉपिक, आप सभी ने नोट डाउन भी किया है अपनी पेन नोटबुक में, चेक कीजिएगा आपके हिंदी व्याकरण की। और जिन बच्चों ने नहीं किया है तो यहाँ से एटलीस्ट वो नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर आपकी जो शब्द विचार आपका जो टॉपिक था उसमें हमने व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को पढ़ा, जिसमें हमने 8 तरह के शब्द आपको बताए। 8 तरह के शब्द होते हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। तो ये व्याकरणिक विवेचन क्या है? व्याकरणिक विवेचन यह है कि जब भी कोई भी शब्द किसी भी वाक्य में लिखा जाता है तो वाक्य में लिखने के बाद वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, यानी कि कुछ नियम होते हैं उसके और उसी नियम के आधार पर उसको प्रयोग किया जाता है। और यही जो शब्द होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? व्याकरणिक विवेचन कहते हैं कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर ये शब्द कौन कौन से होते हैं। तो 8 प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें मैंने बताए थे आपको कि 8 प्रकार के शब्द हैं। अब इन 8 को भी एक साथ समझने के लिए, कि 8 को अगर हम एक साथ समझेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा। और उसमें भी हमने जो शब्द है उनको चार में अलग डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 अलग डिवाइड किए और 4 एक जैसे अलग रखे। जो 4 एक जैसे थे उन्हें अलग रखा, 4 एक जैसे जो थे उन्हें अलग रखा। अब ये जो 4 एक जैसे थे वो कहलाए विकारी और 4 जो एक जैसे थे वो कहलाए अविकारी। विकारी यानी कि जिनमें विकार आ जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, जिनमें चेंज आ जाता है। विकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, क्रिया के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो देखिए हमने यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम जो अपना टॉपिक था, यानी कि विकारी शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम जो अपना टॉपिक था वो हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन आप में से ही यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि मैम हमें परिभाषा तो बहुत आसानी से याद हो जाती है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं या जब लिखने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है, ये कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा विशेषण है, ये कौन सी क्रिया है। तो अब तक आप सभी ने यहाँ पर 2 टॉपिक्स देखिए, संज्ञा और सर्वनाम काफी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 9th में अगर है और इन सब चीजों का ज्ञान हमें प्रॉपर तरीके से नहीं है तो ये भी बहुत गलत बात है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने इन जरूरी टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं, इन जरूरी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम संज्ञा, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, उनके सभी भेदों को पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर दोनों टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं ये मुझे लगता नहीं कि आपको नहीं पता है, ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। बहुत ही सरल है, जिस प्रकार हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो भी नाम होगा वो संज्ञा होगा, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, प्राणी का हो या किसी भाव का क्यों ना हो, ये सब संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि हर जगह हम नाम नहीं ले सकते। अगर हमें एक
किसी भी बारे में, गाय के बारे में या किसी के भी बारे में अगर हमने 10 लाइनें लिखनी है तो हम गाय 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 नहीं लिखेंगे। या किसी के बारे में अगर हम लिखना है, हमारे मित्र के बारे में लिखना है, तो हम बार 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 उसका नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो संज्ञा और सर्वनाम क्लियर। और संज्ञा के स्थान पर जो बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं कि संज्ञा शब्द है तो वो कैसा है, उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, और बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर आपने हिंदी व्याकरण का जो आपका काम है वो आपने छोड़ा है। ठीक है, तो जहां पर अगर आप लोग आज अपनी फेयर नोटबुक नहीं लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की, तो कोई बात नहीं, आप रफ नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, लेकिन नोट डाउन जरूर करेंगे। ये जो हमारा पूरा टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द भेद 8 प्रकार के शब्द हैं, जिनमें से हम 2 प्रकार के पढ़ चुके हैं, और 4 जो है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 आपके आते हैं विकारी शब्दों के अंतर्गत। तो विकारी शब्दों को अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हमारा ये टॉपिक क्लियर होगा उसके बाद हम अविकारी शब्दों को पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा पहला यहाँ पर स्टार्ट होगा अपना जो पेज है वो परिभाषा से। विशेषण की परिभाषा आपको यहाँ पर बतानी है कि किसे कहते हैं विशेषण। तो अब यहाँ पर आप कुछ चीजें देखिए कि विशेषण क्या है। ठीक है, आप यहाँ पर चीजें देखिए कि विशेषण क्या है। तो देखिए, आपको एक चित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है, चित्र आपको दिखाया जा रहा है, और चित्र के नीचे आपने लिखना है इस चित्र की विशेषता को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? आप लिखेंगे कि यह पहाड़ बहुत ऊंचा है। यह पहाड़ क्या है? बहुत ऊंचा है, या हिमालय बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने चित्र में देखा कि हिमालय का चित्र आपको दिखाया गया था, और उसमें हमने कहा कि हिमालय जो है वो बहुत ऊंचा है। अब ये हिमालय क्या है? ये हिमालय क्या है? संज्ञा है। हिमालय क्या है? कौन सा शब्द है? हिमालय संज्ञा शब्द है। मैंने आप लोग को बताया था ना कि अगर मैं कहूं पहाड़, ठीक है, तो ये भी आपका संज्ञा है, और अगर मैं कहूं हिमालय तो ये भी आपका संज्ञा है। लेकिन जो पहाड़ शब्द है ये आपका क्या है? पहाड़ शब्द क्या है? ये आपका एक तरह से जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि यहाँ पे किसी एक पहाड़ का नाम नहीं लिया है। लेकिन अगर मैं केवल हिमालय शब्द की बात करूं तो हिमालय कैसी संज्ञा है? हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमने कहा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय क्या है? संज्ञा, और उसकी विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है? ऊंचा है। उसकी विशेषता क्या है? कि वह ऊंचा है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन किया गया जो शब्द है ये क्या है? आपका विशेषण है, क्योंकि हमने उसकी विशेषता बताई कि वो कैसा पर्वत है? ऊंचा है। अब देखिए, एक और चित्र हमने यहाँ पर दिखाया है, और इस चित्र को आप देखेंगे और उसके बाद बताएंगे। क्या बताएंगे? क्या यहाँ पर आपको दिख रहा है? जो समुद्र है वो क्या है? बहुत विशाल है। चित्र में आपने क्या देखा? समुद्र बहुत विशाल है। अब देखिए, समुद्र क्या है? समुद्र शब्द है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। और विशाल ये क्या है? इसकी विशेषता। विशाल क्या है? इसकी विशेषता है कि समुद्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है समुद्र। समुद्र बहुत विशाल है। तो ये पूरा समुद्र शब्द है संज्ञा, और इसका जो
यहाँ पर विशेषता बताई गई है, वो बताई गई है विशाल, कि ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर समुद्र, संज्ञा और विशाल जो है आपका इसकी विशेषता क्या है, विशेषता। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, जैसे यह किताब अच्छी है। ठीक है, यह किताब अच्छी है, एक किताब है उसके लिए कहा है कि यह किताब अच्छी है। किताब क्या है, किताब शब्द है आपका संज्ञा, किताब शब्द क्या है आपका संज्ञा है, और अच्छी क्या है उसकी विशेषता है। अच्छा क्या है उसकी उसकी विशेषता है। तो ये है आपका संज्ञा और ये है उसका विशेषण। ठीक है, तो ये है अच्छी शब्द आपका जो यहाँ पर लिखा गया है, ये उसकी विशेषता को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर क्या जाना, हमने यह जाना कि जो भी उदाहरण हमने यहाँ पर दिए थे, जैसे हमने कहा हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है, हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो हमने यहाँ पर ऊंचा, ठीक है, और उसके बाद हमने कहा समुद्र विशाल, समुद्र कैसा है, विशाल है, तथा पुस्तक कैसी है, अच्छी है, आदि शब्द हमने हिमालय के लिए, समुद्र के लिए और किताब के लिए प्रयोग किए हैं। यानी कि ये हिमालय और समुद्र और किताब की विशेषता को बता रहे हैं। अतः क्या परिभाषा बनती है, परिभाषा ये बनती है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो देखिए ये एक तरीका था आप लोगों को बताने का कि किस तरह से ये जो सारे शब्द हैं ये क्या है, विशेषता को बता रहे हैं। किसकी विशेषता को बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। और देखिए ये जो शुरुआत में मैंने एग्जाम्पल बताए थे, ये चाहे तो आप बाद में भी लिख सकते हैं और इसी तरह से शुरुआत में भी लिख सकते हैं। तो ये है परिभाषा विशेषण की, ये है विशेषण की परिभाषा। एटलीस्ट आप इतना तो नोट डाउन कर ही लें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विशेषण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से संज्ञा के भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा भी अलग अलग टाइप की होती है, कोई व्यक्तिवाचक होती है, यानी कि कोई एक व्यक्ति का जब हम नाम लेते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ, जैसे मैंने कहा कक्षा, ठीक है, तो ये किसी एक का नाम नहीं लिया जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से इसको हम कहेंगे समूहवाचक। ठीक है, अगर मैं कहूं अध्यापक तो इसको हम क्या कहेंगे, किसी एक का नाम नहीं लिया है, इसको हम कहेंगे जातिवाचक। अगर मैं कहूंगी फौज, ठीक है, या अगर मैं कहूं जैसे बुढ़ापा तो इसको हम कहेंगे आपका भाववाचक संज्ञा। तो इसी तरह से सर्वनाम के भी भेद हमने पढ़े, तो उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से विशेषण के प्रकार या विशेषण के भेद भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए अभी तक आपको विशेषण किसे कहते हैं ये पता चल गया है, और अब आप पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं विशेषण। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि गांधी जी सत्याग्रही थे, गांधी जी सत्याग्रही थे। सत्याग्रही यानी कि जो सत्य का आग्रह करते हैं, यानी कि हमेशा खुद भी सच बोलते हैं और दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो सच बोले। तो गुणवाचक विशेषण किसी भी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, गुणों के बारे में बताने वाले जो विशेषण शब्द होते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा आम मीठा है, आम
मीठा है। तो आम की क्या विशेषता है कि वो कैसा है, वो मीठा है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर बताया कि गांधी जी सत्याग्रही थे। गांधी जी हमेशा सत्य का पालन करते थे, सच बोलते थे, हमेशा सत्य के लिए उन्होंने, उनकी लड़ाई जो है सत्य की लड़ाई थी, सच की लड़ाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किए गए हमारे शब्द है उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए, लास्ट में फिर इसको एक परिभाषा के रूप में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला देखिए एग्जाम्पल, घोड़ा काले रंग का है। आपने शुरुआत में देखा, हमने यहाँ पर एक चित्र दिखाया घोड़े का, और उसमें हमने कहा कि क्या कहा, हमने कहा घोड़ा काले रंग का है। हमने क्या कहा, घोड़ा जो है वो कैसा है, काले रंग का है। और दूसरा हमने यहाँ पर कहा बहुत भीड़ है। ठीक है, हमने कहा कि बहुत भीड़ है। आप देखिए, और गंगा पवित्र नदी है। बहुत भीड़ है यानी कि गंगा में स्नान करने के लिए, तो गंगा जो है क्या है, एक पवित्र नदी है। घोड़ा काले रंग का है और गंगा पवित्र नदी है। काला रंग, तो मैंने क्या कहा, किसी भी व्यक्ति के या वस्तु के जो भी गुण है, आकार है, रंग है, रूप है, उन सबके विषय में जो बताता है। जैसे हमने क्या कहा, काले रंग का घोड़ा है, तो ये काला क्या है, कलर है, रंग है। तो ये विशेषता है उस घोड़े की कि वो काले रंग का है। गंगा पवित्र नदी है। गंगा में स्नान करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि हम गंगा को बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं। गंगा जो है हमारी पवित्र नदी है, पवित्र। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर भी हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े, तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप नोट डाउन कीजिए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर क्या बताया, हमने कहा उपरोक्त वाक्यों में जो रेखांकित शब्द थे, जो रेखांकित शब्द संज्ञा, शब्दों के गुण, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं। अतः जो शब्द, तो हमने देखा जितने भी एग्जाम्पल थे उनमें देखा कोई रंग के बारे में बता रहा है, कोई गुण के बारे में बता रहा है, कोई स्वाद के बारे में बता रहा है, कोई आकार के बारे में भी बताता है। ठीक है, तो ये सारे शब्द, अतः जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, नोट डाउन कीजिए, गुणवाचक विशेषण, पहला जो आपका विशेषण है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं। जो भी शब्द आपको किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु के रंग, रूप, आकार, गुण आदि का स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर हुआ, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है गुणवाचक विशेषण की। तो देखिए, हमने विशेषणों में उसका पहला भेद गुणवाचक विशेषण को यहाँ पर क्लियर किया है। तो देखिए, ये चीजें आपको मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जितने भी ये शब्द हैं ये कैसे हैं, विकारी शब्द हैं। हम यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, किसके आधार पर, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। तो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे शब्द हैं वो कैसे हैं, वो विकारी शब्द है, चार जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और उनमें ये शब्द कैसे हैं, ये परिवर्तनशील है, इनमें चेंज आ जाते हैं, इनमें विकार आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे आपने यहाँ पर हमने रूप बताया या गुण बताए, तो ये मेल और फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से ये चेंज हो जाते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हम कहेंगे मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन शब्द क्या है, मोहन शब्द है आपका पुल्लिंग। ठीक है, अगर उसी शब्द को हमने नेहा के लिए प्रयोग करना है, तो हम क्या लिखेंगे, नेहा अच्छी लड़की है। ठीक है, नेहा अच्छी लड़की है, तो अच्छी शब्द जो है वो क्या है, वो आपका चेंज हो गया, वो आपका परिवर्तित हो गया
अच्छे से अच्छी में, ठीक है। यानी कि ये कैसा शब्द है, ये आपका विकारी शब्द है, जो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि लिंग वचन काल के आधार पर। अब अगला देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, जैसे मैंने यहाँ पर एक रस्सी का चित्र हमने सबसे पहले देखा था, तो हमने उसे कहा 4 मीटर रस्सी। एक रस्सी का चित्र और हमने उसे कहा 4 मीटर रस्सी, ठीक है। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, और इसमें का हमने कहा परिमाणवाचक विशेषण, तो हमने कहा 4 मीटर रस्सी। 4 मीटर रस्सी। अब देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। परिमाण यानी कि मात्रा बता रहा है, जो ये रस्सी है ये 4 मीटर की है। 1 किलो चावल, ठीक है। अब यहां पर 4 मीटर, 4 मीटर रस्सी और 1 किलो चावल, 1 किलो चावल, ठीक है। तो 1 किलो चावल फिक्स आपको मात्रा बता रहा है कि ये चावल कितने हैं, 1 किलो है। चावल कितने हैं, 1 किलो है, ठीक है। तो ये परिमाण का अर्थ मैंने बताया मात्रा। तो जैसे हम रस्सी की बात करें तो 4 मीटर रस्सी, 1 किलो चावल फिक्स बता दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला, अगले एग्जाम्पल देखिए, नोट डाउन भी करते रहे। अगला एग्जाम्पल है थोड़ा तेल बहुत पानी। अभी इससे पहले जो मैंने आपको परिमाणवाचक का विशेषण, जो परिमाणवाचक का मैंने एग्जाम्पल बताया, वो मैंने आपको कहा कि 1 किलो चावल और 4 मीटर रस्सी, ठीक है। 1 किलो चावल और 4 मीटर रस्सी। और उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल है थोड़ा तेल और बहुत पानी। थोड़ा तेल और बहुत पानी, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं कि मैंने इसके दो तरह के एग्जाम्पल आपको बताए। कैसे दो तरह के? एक मैंने बताया कि जहां पर आपको जो भी मात्रा है वो फिक्स दिखाई दे रही है, यानी कि उसमें आप कोई भी अंदाजा नहीं लगा रहे हैं कि कितनी मात्रा में है। वहां पर मात्रा आपको फिक्स कर दी गई है कि ये रस्सी जो है ये 4 मीटर की है और ये जो चावल है ये 1 किलो है, ठीक है। लेकिन आप इन दूसरे एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, यहाँ पर बताया थोड़ा तेल और बहुत पानी। अब देखिए यहाँ पर हमें मात्रा नहीं पता चल रही है, थोड़ा तेल बहुत पानी। कितना बहुत पानी, कोई मात्रा हमें कंफर्म नहीं है। थोड़ा तेल, कितना थोड़ा तेल, कितना कम, कितना ज्यादा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, इससे यहां पर हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारे रेखांकित शब्द थे वो माप तोल या परिमाण को बता रहे थे। परिमाण यानी कि मात्रा, यानी कि नाप तोल बता रहे थे किसी भी वस्तु की, ठीक है। लेकिन आपने यहां पर देखा, तो पहले आप इस परिभाषा को नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद आप एक चीज और जानेंगे इसके आगे, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो जो शब्द किसी वस्तु की नाप तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी वस्तु की नाप तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें परिमाणवाचक यानी कि वस्तु की माप बता रहा है कि ये कितना है, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। और अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण जो हमने यहाँ पर पढ़ा, तो मैंने आपको बताया कि मैंने 2 तरह के एग्जाम्पल आपको बताए। तो उन 2 तरह के एग्जाम्पल्स में हमने इसी आधार पर उसके 2 भेद आप लोगों को बताए, क्योंकि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे थे कि 2 तरह के आपको शब्द यहाँ पर दिख रहे थे। एक दिख रहा था आपको जो
मात्रा जहां पर कंफर्म है, एक दिख रहा था जहां पर मात्रा निश्चित नहीं है। उसी के आधार पर जो आपका परिमाणवाचक विशेषण है, देखिए एक हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। तो आपका जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके भी दो भेद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग तरह से मात्राएं बताई गई हैं। तो देखिए दो भेद कौन कौन से होते हैं। एक तो देखिए जहां पर हमने फिक्स मात्रा बताई, ठीक है, हमने फिक्स किया कि क्या कितनी मात्रा में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जहां पर मात्रा क्या है, निश्चित है, फिक्स है। मात्रा क्या है, निश्चित है और फिक्स है। तो देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया 4 मीटर रस्सी, तो ये देखिए इसमें रस्सी की पूरी आपको मात्रा बताई गई है कि 4 मीटर है। कितनी है, रस्सी का माप आपको बताया गया है पूरी तरह से कि कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक दूध का एक आप देख सकते हैं जो मग है वो दिखाया गया है। तो वो क्या है, 1 लीटर दूध, यानी कि फिक्स कर दिया गया है इसमें कितना दूध है, 1 लीटर दूध है। तो यह है निश्चित परिमाणवाचक, मात्रा फिक्स है, 1 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 5 किलो आटा, ठीक है, 1 किलो दाल, 1 दर्जन केले, 1 जोड़ी चप्पल। तो जो भी आप कहेंगे इस तरह की चीजें जहां पर आपको मात्रा फिक्स होती है उसे हम कहते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे आप कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, 5 किलो चीनी, 1 बाल्टी पानी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल निश्चित है, फिक्स है, आपकी जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है वो फिक्स है। लेकिन आप देखेंगे, हम पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि उपरोक्त उदाहरणों में 4 मीटर, 1 लीटर, 5 किलो आदि शब्द जो है वो कपड़े के बारे में, दूध के बारे में, चावल के बारे में, चीनी के बारे में निश्चित परिमाण को यानी कि निश्चित मात्रा को बता रहे हैं। अतः जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण अर्थात नापतोल अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक पार्ट जो है हमारा इसका क्लियर हो गया है परिमाणवाचक विशेषण का। और मैं आशा करती हूँ कि क्लास 9th में आप हैं और इसका जो दूसरा पार्ट है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को घर से एक बार लिखकर लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिए ही है, जैसे थोड़ा तेल बहुत पानी, तो बिल्कुल इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे और इसकी परिभाषा बनाकर लाएंगे घर से। तो बाकी जो टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है तो घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।